हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। मोदी सरकार के मेकओवर की डेट आ गई है। 8 जुलाई को होगा मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार। देश की सियासत के केंद्र दिल्ली में बड़ी हलचल है। मोदी 2.0 में कैबिनेट का पहला विस्तार अब से करीब 44 से 45 घंटे बाद होने वाला है। परसों यानी 8 जुलाई को सुबह मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। संभावित मंत्रियों का दिल्ली आना शुरू हो चुका है। नारायण राणे थोड़ी देर पहले गोवा से दिल्ली के लिए पहुंचे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी करीब 1 घंटे बाद 3:30 बजे इंदौर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सर्बानंद सोनोवाल गुवाहाटी से दिल्ली आ रहे हैं, जबकि जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह भी पटना से दिल्ली आ रहे हैं और जेडीयू के संतोष कुशवाहा रात 9 बजे के बाद दिल्ली पहुंचेंगे। अंतिम तस्वीर तो तभी सामने आएगी जब नए मंत्री शपथ लेंगे, लेकिन अभी दिल्ली के पावर कॉरिडोर में कुछ नामों की जो चर्चा चल रही है वो बेहद ही जबरदस्त है। इनमें असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे, यूपी से अपना दल की अनुप्रिया पटेल, महाराष्ट्र से हिना गावित और प्रीतम मुंडे, दिल्ली से मनोज तिवारी, उड़ीसा से अश्विनी वैष्णव, पश्चिम बंगाल से शांतनु ठाकुर और दिलीप घोष, राजस्थान से राहुल कासवान, बिहार से जेडीयू के आरसीपी सिंह, ललन सिंह और संतोष कुशवाहा, हरियाणा से सुनीता दुग्गल, लद्दाख से जामयांग नामग्याल, कर्नाटक से बीवाई राघवेंद्र या फिर कोई लिंगायत नेता और मल्लिकार्जुन खड़गे को हराने वाले उमेश जाधव के नाम शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी हाईकमान से कॉल जाने के बाद ये दिल्ली आ रहे हैं और इन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। मोदी मंत्रिमंडल में 27 मंत्रियों के पद खाली हैं और इस विस्तार में 20 नेताओं को जगह मिल सकती है। मोदी कैबिनेट में कितने मंत्री शामिल होंगे, इसकी क्लियर पिक्चर तो 8 जुलाई को ही सामने आ पाएगी, लेकिन इसी बीच जेडीयू की डिमांड को लेकर पेंच जरूर फंस गया है। जेडीयू ने जितने मंत्री पद मांगे हैं बीजेपी देना नहीं चाहती है। बीजेपी ने जेडीयू को एक कैबिनेट मंत्री का पद ऑफर किया है, लेकिन जेडीयू कैबिनेट मंत्री के 2 पद चाहती है और इसी तरह बीजेपी ने जेडीयू को एक राज्य मंत्री का भी पद ऑफर किया है, लेकिन जेडीयू राज्य मंत्री के भी 2 पद चाहती है और इसी डिमांड और ऑफर के बीच जो पेंच है वो फंस गया है। और जेडीयू से 4 मंत्री पद की डिमांड की जा रही है और इनमें से 3 के नाम सामने आए हैं। राज्यसभा सांसद और जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने नीतीश के केंद्र में बनी मंत्री बनवाना चाहते हैं और मुंगेर से जेडीयू सांसद लल्लन सिंह और पूर्णिया से जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा को भी मोदी सरकार में मंत्री बनवाना चाहती है जेडीयू। तो ये वो 3 नाम हैं जिनको लेकर कहा जा रहा है कि ये जगह पा सकते हैं जेडीयू कोटे से केंद्र में। तो ये 3 आप नाम देख रहे हैं। राज्यसभा सांसद हैं आरसीपी सिंह, बेहद करीब है नीतीश कुमार के। ललन सिंह जो मुंगेर से सांसद है, ये भी नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं और इसलिए माना जा रहा है कि वो 4 लोगों को चाहते हैं कि जगह मिले। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। दिल्ली से देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं, मुंबई से संदीप चौधरी हैं, लखनऊ से विशाल प्रताप सिंह हैं और भोपाल से अनुराग अमिताभ हमारे साथ हैं। देवेंद्र, मेरा पहला सवाल आपसे, आप जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि 20 जो मंत्री हैं वो कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, इस पर फिलहाल क्या अपडेट, और जो जेडीयू को लेकर पेच फंसा हुआ है उस पर भी क्या अपडेट? और पहले जेडीयू की बात कर लें तो उस पर अभी भी स्थिति बातचीत वाली ही है। जेडीयू का 2 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, 2 एमओएस, और इसके पीछे जेडीयू का तर्क ये है कि बिहार में बीजेपी के पास 17 सांसद हैं और उसके 5 मंत्री हैं मोदी सरकार में, रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, अश्विनी चौबे और आरके सिंह। ऐसी स्थिति में जेडीयू जिसके पास 16 सांसद हैं उसका ये कहना है कि हमारा कम से कम 4 मंत्री पद पे तो दबाव बनता है, क्योंकि बीजेपी के अगर 17 सांसद में 5 मंत्री तो जेडीयू 16 सांसद में 4 मंत्री तो मिलने चाहिए, जिनमें से 2 कैबिनेट 2 एमओएस। इसके पीछे नीतीश कुमार का तर्क ये है ताकि इस नंबर्स के आधार पे वो अपना जो सोशल इंजीनियरिंग या मैसेजिंग करना चाहते हैं, पॉलिटिकल मैसेजिंग, वो कर पाएंगे। उनके पास 2 बड़े चेहरे हैं, आरसीपी सिंह और ललन सिंह, जिन्हें कैबिनेट में जगह दी जाएगी। दूसरी चीज़ कि 2 एमओएस होने चाहिए जिसमें पिछड़े वर्ग के कुशवाहा हो या कोई और अन्य नाम हो जो कि पिछड़ी जाति से आते हैं, उन्हें प्रतिनिधित्व दे सकें। बीजेपी का ये कहना है कि 1 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और 1 एमओएस वो जेडीयू
जेडीयू को दे सकती है। अब देखना होगा कि ये गतिरोध आखिर किस फॉर्मूले पे जाकर टूटती है। और दूसरी चीज़ की जिन संख्या को लेकर निश्चित तौर पे ये सिर्फ अभी अंदाज़ा लगाया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री दफ्तर से इस बाबत कोई भी स्पेसिफिक जानकारी अभी सामने नहीं आ पा रही है। और समझा भी जा सकता है, ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि उनका कैबिनेट कैसा होगा। और उस लिहाज से अपने सारा होमवर्क करने के बाद तकरीबन 13 घंटे का जो मंथन मैंने आपको बताया था, उस होमवर्क करने के बाद अब उन्होंने आखिरी फैसला आखिर क्या लिया है, ये फिलहाल अभी भी आना बाकी है। निश्चित तौर पे उस पर न सिर्फ पार्टी के लोग बल्कि और बाकी दूसरे जो सहयोगी दल हैं वो भी नज़र गड़ाए हुए हैं। जैसे अनुप्रिया पटेल की बात मैंने आपको की, जेडीयू की बात हमने की, दक्षिण भारत की बात कर लें तो एआईएडीएमके को क्या कोई जगह मिल पाती है। वाईएसआर कांग्रेस को लेकर चर्चाएं चलती है, लेकिन हमारे सोर्सेज उस बात को खारिज करते हैं कि वाईएसआर इस स्कीम ऑफ थिंग्स में कहीं शामिल है। एक चीज़ ज़रूर होगा कि ये जो बदलाव होगा ये कोई कॉस्मेटिक बदलाव नहीं होगा, ये बहुत ठोस बदलाव होगा और बहुत ज़्यादा आधार के बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन है पीएम के पास, पीएम का जो अपना अनुभव है, अगर किसी मंत्री को बड़ा करते हैं, किसी की छुट्टी करते हैं तो या किसी सांसद को मंत्री बनाया जा रहा है, जिन सांसदों को जैसे हरियाणा में सुनीता दुग्गल के परफॉर्मेंस को लेकर पिछले दिनों बहुत सारी चर्चाएं बीजेपी के पावर कॉरिडोर में चल रही थी और बहुत अप्रिसिएट किया जा रहा था। सुनीता दुग्गल जो कि एक IAS अधिकारी हैं, दलित समुदाय से आती हैं, माना यह जा रहा है कि उनकी उस प्रशंसा के आधार पर शायद उन्हें मंत्रिमंडल में जगह भी मिल जाए। ये नाम बहुत चर्चा चल रहा है, न सिर्फ यहाँ पे पार्लियामेंट में या दिल्ली में बीजेपी के नेताओं के बीच, बल्कि हरियाणा में भी। तो इन सारे ऐसे ही पैरामीटर्स के आधार पे पीएम मोदी ने जो फीडबैक लिया है, ये माना जा रहा है कि उस फीडबैक के आधार पर जो बदलाव होगा उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा। वो बदलाव सिर्फ कॉस्मेटिक या खाना पूर्ति करने वाला नहीं होगा। चलिए जी, ठीक है, तो कॉस्मेटिक नहीं होगा, इसका कोई आधारभूत ही हम कह सकते हैं बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में पड़ने जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि कुछ बदलाव तो महाराष्ट्र में भी चलने को देखने को मिल रहे हैं। और संदीप, एक बात बताइए कि नारायण राणे मुंबई से अपने इलाके में, उसके बाद गोवा से वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, तो गोवा से वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। ऐसे में नारायण राणे को मंत्रिमंडल में शामिल करना, इसके क्या फायदे नजर आते हैं और इसका क्या समीकरण है महाराष्ट्र में? तो लगता हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। लखनऊ का रुख कर लेते हैं तब तक अमित। विशाल हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, हमने देखा कि सभी दलों को बेसब्री से इंतजार है, जितना बेसब्री से इंतजार जेडीयू कर रही होगी उतना बेसब्री से तो अपना दल की अनुप्रिया पटेल भी कर रही होंगी, क्योंकि चर्चा उनके नाम की भी है। देखिए ज्योत्सना, अगर बात किया जाए अनुप्रिया पटेल और अपना दल की, तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से उनसे मुलाकातें हुई हैं गृहमंत्री अमित शाह से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव अब सामने है, 6 से 7 महीने का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, जो कि कुछ वक्त से इस बात से भी नाराज चल रहे हैं कि पिछले मंत्रिमंडल में यानी कि मोदी 1.0 में तो उनको सहयोगी तौर पर मंत्री बनाया गया था, लेकिन जब दूसरी बार सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की तो उनको मंत्री नहीं बनाया गया था। निश्चित तौर पर जो भागीदारी वो उत्तर प्रदेश सरकार में चाह रहे थे वो भी सामने नहीं आ पाई थी, जिसके बाद ये मान के चला जा रहा है कि अपना दल ऐसे अनुप्रिया पटेल का नाम सबसे आगे चल रहा है उत्तर प्रदेश में, अगर सहयोगियों की बात किया जाए। और दूसरा दावा यहाँ पे बन रहा है कि जिस तरीके से निषाद पार्टी की तरफ से मुलाकात हुई थी न सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी, तो ये मान के चला जा रहा है कि सहयोगी दल का जिस तरीके से एडजस्टमेंट उत्तर प्रदेश में किया जाएगा उसमें यह भी देखा जाएगा कि जातिगत समीकरण क्या बैठता है, आने वाले दिनों में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से लाभ मिल सकता है, और साथ ही साथ उनका जो अनुभव है, साथ ही ये भी देखना पड़ेगा विशाल की आखिरकार एक स्टेट से कितना कोटा बनता है, क्योंकि लगभग सबसे ज्यादा जो मंत्री इस वक्त हैं केंद्र में वो उत्तर प्रदेश से आते हैं। जाहिर सी बात है सीटें भी वहां पर ज्यादा है, लेकिन महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं, महाराष्ट्र से नारायण राणे केंद्र में मंत्री बन सकते हैं, रवाना हो चुके हैं वो गोवा से दिल्ली के लिए। संदीप, नारायण राणे इनका क्या समीकरण बैठता है और क्या फायदा होगा अगर वो केंद्र में मंत्री बन जाते हैं बीजेपी को महाराष्ट्र में? देखिए, एक तरह से बड़ी चुनौती रहेगी ये शिवसेना के लिए, क्योंकि नारायण राणे एक ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं कि शिवसेना का पुरजोर विरोध उन्होंने किया है पिछले कुछ वर्षों में। जिस तरह से उन्होंने शिवसेना छोड़ी थी, हालांकि शिवसेना की तरफ से वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके। 1995 से लेकर 1999 के दौरान बीजेपी और शिवसेना की सत्ता महाराष्ट्र में थी। इस दौरान करीब 2 वर्षों तक नारायण राणे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसी स्थिति में और ऐसा चेहरा है कि कोंकण में
खास तौर पर नारायण राणे का खासा वर्चस्व रहा है, जिसका फायदा शिवसेना को होता रहा है। हालांकि शिवसेना के बाद वो कांग्रेस में गए थे, फिर उसके बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। तब से लेकर अब, क्योंकि अब मौजूदा स्थिति में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, एक तरह की बड़ी चुनौती ठाकरे परिवार के लिए। वो ऐसी स्थिति में, जबकि वो केंद्रीय मंत्री बनने जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में एक बड़ी चुनौती महाराष्ट्र में खास तौर पे कोंकण के उनके इलाके में रख सकते हैं, और यही बातें ध्यान में रखते हुए उनका नाम आगे आया हुआ है। जी बिल्कुल, तो समीकरण का बहुत ही बारीकी से ख्याल रखा गया है और उसके बाद ही इन नामों को जगह मिलेगी मोदी कैबिनेट में। बहरहाल अनुराग, मैं आपका रुख करूं उससे पहले सूत्रों के मुताबिक जो खबर मिल रही है वो अपने दर्शकों को बता दें। पार्टी हाईकमान से कॉल जाने के बाद कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं वो हम बता दें। जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं। मोदी मंत्रिमंडल में 27 मंत्रियों के पद खाली हैं और इस विस्तार में 20 नेताओं को जगह मिल सकती है। गुवाहाटी से देखिए, सर्बानंद सोनोवाल जो हैं वो निकल पड़े हैं दिल्ली के लिए। उज्जैन से आप तस्वीरें देख रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हालांकि उन्होंने आना दिल्ली था, पहले वो महाकाल के दर्शन करने गए, उसके बाद अब दिल्ली आ रहे हैं। गोवा से भी नारायण राणे जो हैं वो निकल चुके हैं और आज शाम तक ये सभी दिल्ली पहुंच जाएंगे। मेरे सहयोगी अनुराग अमिताभ हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो अपना पूरा शेड्यूल कैंसिल किया, महाकाल के दर्शन किए, मतलब उन्हें उम्मीद है और फिर उसके बाद दिल्ली आ रहे हैं। जी बिल्कुल, अब से ठीक 45 मिनट बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर से दिल्ली रवाना हो जाएंगे। उज्जैन गए, उज्जैन में महाकाल से आशीर्वाद मांगा, आशीर्वाद में विजयश्री भी मांगी और 15 महीने के लंबे इंतजार के बाद उन्हें जो कांग्रेस की सरकार गिराने का एक तरीके से कहे जो इनाम था वो अब मिलने जा रहा है। और साफ तौर पर उज्जैन से वो सीधे अब निकल रहे हैं दिल्ली। 15 महीनों का लंबा इंतजार था, तमाम जो उनके समर्थक थे इंतजार कर रहे थे। पिछले महीने इसी महीने तकरीबन 3 बार ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश आ चुके थे। 4 दिन का दौरा था, 4 दिन में लगातार उनको मालवा क्षेत्र में दौरा करना था, लेकिन बीचों बीच खबर आई और खबर आने के बाद वो सीधे निकल गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। और तमाम जो अटकलें पिछले 15 महीने से लगाई जा रही थी कि आखिर उन्हें कब वो पद से नवाजा जाएगा, जिसके लिए इंतजार लगातार हो रहा था 15 महीने। तमाम उनके जितने भी विधायक थे जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, हालांकि उनको शिवराज सिंह चौहान सरकार में मंत्री बनाया गया था, ऐसे में एक बड़ी भूमिका का इंतजार था। राज्यसभा सांसद जरूर बनाया गया था, लेकिन इंतजार चल रहा था बीते 15 महीनों से कि आखिर कब वो घड़ी आएगी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र सरकार में इंतहा हो गई। इंतजार की 15 महीने इंतजार किया, लेकिन शायद अब वो इंतजार खत्म होने जा रहा है। अब हम रुक कर लेते हैं हम नीतीश का, क्योंकि नीतीश अब जो पेच फंस रहा है वो बिहार की ओर से फंस रहा है, क्योंकि जेडीयू के जो डिमांड है कि हमें 4 चाहिए, कह रहे 2, तो 2-4 के चक्कर में क्या बीच में कुछ रुकेगा या सब जाएंगे या 3 पे आके बात बन जाएगी? देखिए, यही परेशानी आई थी उस समय। पिछली बार आपको याद होगा जब सिर्फ 1 सीट दी जा रही थी तो नीतीश कुमार ने कहा कि हमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं है और उसको लेकर मामला फंस गया था। लेकिन इस बार जब बातें पिछले कुछ दिनों से लगातार आरसीपी सिंह लगातार ये कह रहे थे कि हमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, एनडीए सरकार का हम हिस्सा बनेंगे, तो इसके बाद से ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं बातचीत हुई है। तो अभी जो जेडीयू की तरफ से जो 3 नाम हैं उनमें आरसीपी सिंह, ललन सिंह और संतोष कुशवाहा, ये 3 नाम हैं। सिर्फ आरसीपी सिंह अभी सुबह 8 बजे की फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन ललन सिंह और संतोष कुशवाहा ये दोनों अभी पटना में ही हैं। तो ये अभी इंतज़ार है सबों को फ़ोन कॉल का। और दूसरी तरफ यदि हम बीजेपी में देखें तो सुशील मोदी की चर्चा काफ़ी लंबे समय से रही है। जब वो डिप्टी सीएम हुआ करते थे और उसके बाद जब नई भूमिका उनको दी गई, राज्यसभा में भेजा जा रहा था, उसी समय से ये उम्मीद की जा रही है, क्योंकि विधान परिषद में वो उनका जो कार्यकाल था अभी बचा हुआ था, उसके बाद उन्हें राज्यसभा में भेजा गया। तभी से ये समझा जा रहा था कि कहीं ना कहीं उनके लिए एक नई भूमिका चुनी जा रही है। तो उनको भी इंतजार है। 8 तारीख का टिकट उन्होंने पहले से ले रखा है किसी दूसरे काम के सिलसिले में। अब उनको इंतजार है कि 8 तारीख का आपने जिक्र किया, तो तस्वीर जो है वो साफ 8 तारीख को ही होगी। जो लोग इंतजार कर रहे हैं और जिन लोगों को जगह मिलनी है, उन सबको पता चलेगा कि किसको जगह मिलती है, किसको नहीं मिलती है मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको चंडीगढ़ में सड़क पर क्यों उतरे टीचर। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।